साउथ एशिया में स्प्रिंग संपादकीय अरुण अर्जुन चोपड़ा जी का लेख है ये। दक्षिण एशिया के देशों में जबरदस्त उथल पुथल का दौर जारी है, जिससे भू राजनीतिक स्थितियां बहुत बदल रही हैं। उससे 2011 के अरब स्प्रिंग की यादें ताज़ा हो गई है। पहले बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, अब जैन जेड के आंदोलन के नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। इससे पहले श्रीलंका के आर्थिक संकट के चलते सत्ता परिवर्तन हुआ। इन देशों में जन विद्रोह के कई कारण रहे, लेकिन इन जन बगावत के पीछे वैश्विक शक्तियां भी जिम्मेदार रही। दक्षिण एशिया कहाँ जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में सत्ता और तख्ता पलट तो एक नियमित परंपरा की तरह चल पड़ा है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और लोकप्रिय सरकार में लोगों का विश्वास है। इस कड़ी में जब हम दक्षिण एशियाई बसंत की बात करते हैं, तो हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि जैसे देशों में विद्रोह, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन की एक संभावित या वास्तविक लहर के बारे में सोचते हैं, जो मौजूदा राजनीतिक ढांचे को चुनौती देते हैं या वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। ये आंदोलन हमेशा अरब बसंत के समान पैटर्न की तरह समान कुंठाओं से प्रेरित होते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न, आर्थिक मुद्दे या असमानता। यह आक्रोश राजनीतिक व्यवस्था पर बदलाव के लिए चोट करता है। इस कड़ी में श्रीलंका में 2022 में एक बड़ा आर्थिक संकट देखा गया, जो राजनीतिक अशांति में बदल गया। देश को खाद्य, ईंधन और दवाइयों की भारी कमी के साथ साथ आसमान छूती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। यह आंशिक रूप से सरकारी कुप्रबंध और खराब आर्थिक नीतियों के कारण था। 2022 की शुरुआत में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर नागरिक सड़कों पर उतर आए और संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। परिणाम यह निकला कि विरोध प्रदर्शन इतने व्यापक और तीव्र हो गए कि राजपक्षे अंततः देश छोड़कर भाग गए और उनकी सरकार गिर गई। श्रीलंका का संकट महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्थिक कुप्रबंध दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध और अस्थिरता की बात करें तो यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार, सैन्य प्रभाव और आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोटेस्ट हुए हैं और 2022 में इमरान खान का अपदस्थ होना और इसके लिए पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उनके समर्थकों, जिनमें से कईयों ने उनकी अपदस्थ होने की सैन्य और विदेशी शक्तियों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना, ने उनकी सत्ता में वापसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इन विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान राजनीति में नागरिक, सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान और जनता के बीच गहरे विभाजन को उजागर किया। इसी तरह
इसी तरह 2014 में भी इमरान खान और राजनेता ताहिर उल कादरी के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसका उद्देश्य नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से हटाना था और उस पर चुनाव में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि इससे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। आज भी वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन एक नियमित घटना रही है। अवामी लीग AAL और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। सन 2013 में शाहबाग आंदोलन के दौरान युवा कार्यकर्ता शाहबाग में एकत्रित हुए और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान के साथ सहयोग करने के आरोपी युद्ध अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग की और भारी उठापटक हुई। जबकि उससे पूर्व 2018 में ढाका में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और एक सड़क दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत के बाद सुरक्षित सड़कों की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन जन सुरक्षा, शिक्षा और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की उपेक्षा की व्यापक आलोचना में बदल गया। शेख हसीना देश छोड़कर आज पुराने मित्र भारत की शरण में है, लेकिन वहाँ जन आक्रोश पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं जा सकता। सच्चाई तो ये है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही और अधिनायकवाद के विरुद्ध जन विद्रोह का इतिहास रहा है। 1990 का जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने नेपाल के राज्य को लोकतांत्रिक सुधार लागू करने और कुछ शक्तियाँ त्यागने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। याद करो, जब वहाँ 2006 में एक और आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजशाही का खात्मा हुआ और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। आज की तारीख में वहाँ जेड सरकार के खिलाफ तख्ता पलटने के लिए सड़कों पर है। वहाँ अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी भी चल रही है, लेकिन आंदोलनकारियों का जेड ग्रुप दो फाड़ हो चुका है। यद्यपि अरब स्प्रिंग के परिणाम स्वरूप कुछ देशों जैसे टूनीशिया और मिस्र में शासन परिवर्तन हुए, लेकिन परिणाम मिश्रित रहे। कुछ राष्ट्रीय लोकतंत्र की ओर बढ़े, जबकि अन्य गृह युद्ध या अधिनायकवादी शासन में उतर गए। दक्षिण एशिया में ऐसे आंदोलन को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आंदोलनकारी सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा का या कुछ मामलों में सैन्य हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। ऐसा करते ही ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया स्प्रिंग केवल सत्ता परिवर्तन की दास्तान नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ की बुलंदी का भी उदाहरण है, जो लोकतंत्र बहाली की मांग करती है और इससे परिवर्तन की आहट या उम्मीद भी दिखाई देती है। दोस्तों, साउथ एशिया में स्प्रिंग और भैया लेख है अर्जुन चोपड़ा का जी, पंजाब केसरी से। और हमारे वीडियो और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों।